एकदम मैं सहमत हूँ, कौशिक की बात से सहमत हूँ। ये दो तरफा मार वहां पर उत्तर प्रदेश में बीजेपी को पड़ी है। एक तो उन्होंने जहां प्रत्याशी नहीं बदले, लगभग दो टर्म से 10-10 साल से वो सांसद हैं। सांसदों के बारे में जनरली उत्तर प्रदेश में बीजेपी का ये था कि ये कुछ करते नहीं है, सेंसिबल नहीं है, केवल मोदी के नाम पे जीत जाते हैं। अमूमन आप क्षेत्र में जब घूमते तो लोग यही कहते हैं कि ये कुछ नहीं करते हैं, केवल मोदी के नाम पर जीत जाते हैं। इस बार भी बीजेपी को यही उम्मीद थी कि शायद मोदी के नाम पर जीत जाएंगे, बट ऐसा लगता है कि दो खास मेहमान और हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा बन चुके हैं। राज शर्मा जी, बस एक कमेंट में आपका भार्गव जी लूंगा। राज जी आपके बेस्ट फ्रेंड है, मैं जानता हूं। राज जी, भार्गव जी बैठे हुए हैं, इनके नेता ओपी राजभर जी कह रहे हैं कि अभी रुक जाओ, थोड़ा थम जाओ, लेकिन कुछ उदास निराश परेशान थे। आपके चेहरे पर मुस्कान और श्याम प्रकाश जाटव जी हमारे साथ जुड़ गए, बीजेपी के अनुभवी चेहरे हैं। आप दोनों का भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले राज जी, खुश तो बहुत हो गए आज कि नहीं? राज जी का ऑडियो प्लीज। राज जी वो म्यूट अनम्यूट कुछ एक बार। और हाँ, थैंक यू, आपने अपना वादा निभाया। आपने कहा था मेरा फोन स्विच ऑफ नहीं होगा, पक्का। आज सबके ऑन है, मुझे मालूम है। हाँ, नहीं बस ठीक है। और मेरा ये मानना है, जो दशा दिख रही होती है उसी दशा की बात करने का आज टाइम है। हाँ, पीछे क्या हुआ, कल से पहले क्या हुआ, मैटर इज लेटर। आगे क्या होगा वो भविष्य के गर्भ में, लेकिन जो अभी हो रहा है, हाँ। हम जो अपनी आंखों से देख रहे हैं, क्या उस पे मुझे लग रहा है कि हमें खुश होना चाहिए। लेकिन सरकार नहीं बना रहे अभी रुझान में। वो भी देख लिया जाएगा, वो देख लिया जाएगा। बहरहाल क्या 300 से नीचे रोकना ही आप लोगों की खुशी का कारण? नहीं, 300 से नहीं, अभी देख लीजिए, अभी बहुत नीचे जा रहे। आप ये बताइए ना, बहुत सी बात है कि मुझे अभी 15-20 मिनट पहले की नहीं पता, लेकिन उससे पहले जब मोदी जी पीछे हो सकते हैं 6-7 हजार वोटों से, ये बहुत बड़ी बात है। राज जी, वो पोस्टल बैलेट और ये सब आप भी जानते हैं खुद। मैं कुछ नहीं, मैं तो देख रहा हूँ। कह रहे कि बताओ प्रधानमंत्री को हराने चलो आप। राज भाई, कम से कम इतना तो देखो, पोस्टल बैलेट तो सभी के होते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। मैंने पहले भी इस बात को बोला, मुझे आज आपसे लड़ना, प्रशासनिक अमला सबके होते हैं, ये मैंने पहले बोला। अरे भार्गव जी, आज मुझे आपसे लड़ना ही, लड़ना किस बात का भाई? मैं तो आपको बता रहा हूँ, आज का जो पेपर पता कैसा है, सामने किताब है, उसे नहीं, आप हमारे भाई हो, लड़ना चाहिए नहीं आपसे। और कुछ नहीं जो होगा। मैंने इसमें गलत तो नहीं कहा भाई। अगर प्रधानमंत्री जी 6-6.5 हजार वोटों से पीछे हो गए थे, ये सोचने का विषय है। बस मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा इसमें, मेरे आदरणीय है ना, भगवान करे कि उनका सीना एक आध इंच और बढ़े, है ना। तो मतलब ना, प्रधानमंत्री वही बरकरार रहे हैं? नहीं, मैं तो मैं सीने की बात कर सकता हूँ, क्योंकि मैं ब्राह्मण आदमी आशीर्वाद ही देने के लिए पैदा हुआ हूँ। हाँ। बाकी गलत कैसे कह सकता हूँ? भार्गव जी कह रहे कुछ आशीर्वाद हमें भी दे दो, इनके छोटे राजभर जी चुनाव लड़ रहे हैं। अभी मुझे पता नहीं, मैं उनको नहीं देख पाया, वो आगे चल रहे हैं पीछे चल रहे हैं। हाँ, भार्गव जी के पास लगातार फोन आ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि अभी मामला थोड़ा डगमगाया हुआ है। कोई बात नहीं, अरे भार्गव जी कुछ नहीं, आप तक क्या जाएगा? आप इधर से उधर हो जाओगे, क्या फर्क पड़ रहा है? अरे उसमें कोई टेंशन मत लो, ज्यादा टेंशन नहीं ले। मतलब आपको लगता है कि ये पलटी मार सकते हैं, लेकिन अपने बचा नहीं पाएंगे। तो इनके दोनों हाथों में लड्डू है, मैं बता रहा हूँ आपको, इनके दोनों हाथों में लड्डू है, जो मानो ये खा लेंगे, इन्हें कोई नहीं मना करे। अच्छा, ये यूपी में क्या दिखाई दे रहा है आपको? देखिए, अभी मैं हाथी के उसमें सुन रहा था, और कभी कभी मैं आज तो ज्यादा अतिशोक्ति नहीं बोलूंगा बड़ा चढ़ा के, लेकिन जो अभी एक आवाज सुन रहा था हाथी के पत्रकार की, कि जो लोग जैसे एमपी कुछ करते ही नहीं थे यार, इलेक्शन मैं लड़ रहा हूं, और इनके प्रत्याशी बोलते थे हमें मोदी जी के कामों के नाम पे वोट दीजिए, मतलब बोलते हुए दिखे, आप जैसे चैनलों में मिले बोलते, तो लोगों को लगता है नहीं, अगर घर का चौकीदार हमने रखा हुआ मान लो घर पे, तो वो दरोगा जी के हवाले में कोई करेगा चौकीदारी। रक्षा तो आगे अशित जी, ओम बिरला इस वक्त अब आगे हैं जी एकदम। हाँ, मगर 6,000 वोटों से अब आगे चले गए। फिर भी राजस्थान में आप देखिएगा 25 सीटें हैं, जो इस वक्त इलेक्शन कमीशन का डाटा है, उसमें लगभग आप समझिए 12-12 सीटों पर मतलब कांटे की टक्कर है वहाँ। कांग्रेस और बीजेपी दोनों 12-12 सीटों पर, एक सीट पे कोई निर्दलीय आ गए। तो कहीं ना कहीं राजस्थान में बीजेपी को बहुत, अभी लगभग आप समझिए 6 महीने पहले ही विधानसभा चुनाव हुआ था, जहाँ एक अच्छे बहुमत के साथ वहाँ सरकार बनी थी बीजेपी की। और उसके बाद आप देखिए मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान, बहुत इंटरेस्टिंग चीज आपको बता रहा हूँ तिलक जी।
तीनों जगह चुनाव हुए थे 6 महीने पहले, जहां पर बीजेपी ने स्पष्ट बहुमत के साथ तीनों जगह अपनी सरकार बनाई थी। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में जो विधानसभा चुनाव था उसका रिजल्ट आपको लोकसभा में दिख रहा है, लगभग दोनों ही स्टेट बीजेपी स्वीप कर रही है। वहीं राजस्थान आप देखिए, राजस्थान में लगभग जैसा मैंने बताया कांटे की टक्कर है, आधी आधी सीटों पर कांग्रेस बीजेपी बराबर है। राजस्थान वो स्टेट है जहां 25 की 25 सीटें बीजेपी ने 2014 और 19 में जीता था, इस बार लगभग 12 सीटों पर कांग्रेस आ गया है। यानी राजस्थान में कोई बहुत बड़ा फैक्टर काम किया है बीजेपी के अगेंस्ट में, क्या वो वसुंधरा राजे है, क्या वो जाटों की नाराजगी है, आखिर क्या मुद्दा है? मध्य प्रदेश और राजस्थान में फर्क क्या है? 6 महीने पहले दोनों जगह बीजेपी प्रचंड बहुमत से सरकार बनाती है और लोकसभा चुनाव में रिजल्ट अलग अलग आते हैं। तो बीजेपी को कहीं ना कहीं एनालिसिस करना होगा कि राजस्थान में क्या गड़बड़ हुआ है, क्या जो उन्होंने मुख्यमंत्री बनाया है, मुख्यमंत्री का सबसे पहली तलवार तो मुख्यमंत्री पर लटकेगी वहां पर, बिल्कुल से वहां मोहन यादव और वहां पर शर्मा जी को मुख्यमंत्री बनाया, दोनों के परफॉर्मेंस अलग अलग है। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है राजस्थान के परफॉर्मेंस का रिफ्लेक्शन उनके मुख्यमंत्री अब इस चुनाव के बाद बहुत कुछ सियासत के नजरिए से और भी घटेगा, बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। इस वक्त जाटव जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बीजेपी के अनुभवी चेहरे हैं। जाटव जी, मेरी आवाज आ रही है सर आपको? जी मैं सुन रहा हूँ आपको। सर सोचा था क्या से क्या हो गया देखते ही देखते, ये सोचा था सर आपने? एनडीए अभी 300 से भी नीचे है सर, 290 पर अभी आंकड़ा अटक गया है, सुई अटक गई है। ये शुभ संकेत है। और मैं ये मानता हूं कि अभी आप अगर सभी इलेक्शन कमीशन की साइट पर देखें तो जो वोट का जो वोट खुले हैं उनकी संख्या अभी बहुत ज्यादा नहीं है, 10-12% वोट जो है वो खुला है। और स्वाभाविक बात है, इसको शुरुआती रुझान ही कहा जाएगा। और चूंकि 300 और 290 के बीच में एक वक्त में एनडीए चल रहा है, तो मैं समझता हूं अभी जिस तरीके से मैं देख रहा था कि प्रधानमंत्री मोदी जी भी पीछे चल रहे थे 6,000 वोटों से, अभी वो 18-17,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। तो ये शुरुआत में कुछ विधानसभा जिस तरीके से खुलती है उस तरीके से रुझान भी जो है धीरे धीरे बढ़ते हैं, फर्क पड़ता है। अब ये किसके पक्ष पर खुलेगा ये देखने वाली बात है। तस्वीर तो झलकती है ना जाटव जी, आप रुझानों में जहां एक तरफ 400 पार का आप नारा दे रहे थे, तो आपकी सुई जो है 288 पर आकर अटक गई। देखिए तस्वीर अच्छी है और इस वक्त में भी इसी वक्त अगर क्लोज करते हैं तो हमारी सरकार बन रही है, जनता बहुत अच्छा मैंडेट दे रही है, इसमें तस्वीर तो बहुत अच्छी और स्पष्ट है। 400 जो है अपने कार्यकर्ताओं को, देश के नागरिकों को एक टारगेट देना, ये हमारा लक्ष्य था, उसमें हम काफी हद तक सफल भी हो रहे हैं। मतलब आपका लक्ष्य था सिर्फ सत्ता को हासिल करना, नारा दिया था आपने 400 पार सिर्फ जुमला। हमने देश के लिए काम करना है और देश के लिए काम करना तो स्वाभाविक बात है कि अपने कार्यकर्ताओं को, अपने जो टीम के सदस्य हैं उनको टारगेट भी, टास्क भी देना है कि हमें इतना सीट चाहिए और उस पर हम खड़े उतर रहे हैं। मैं समझता हूं कि बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है और इसके जो परिणाम है वो बहुत अच्छे निकल के आएंगे 2 घंटे के बाद। राज जी, अभी जाटव जी कह रहे हैं वेट एंड वॉच। ठीक है, ये अपना कहें क्या फर्क पड़ रहा है, ये वेट ही करते रहेंगे और वॉच हो जाएगा। ये वेट करते रहेंगे, वॉच हो जाएगा, बस बता रहा हूँ। वो कह रहे बहुमत तो मिल गया। अरे अभी ये और घट रहे हैं। क्या अभी और घट रहे हैं, ये मैं बता रहा हूँ। इनकी अभी आप देख लीजिएगा, ये 200 से नीचे आ जाएंगे, अभी आ जाएंगे ये राज्यसभा में थोड़ी ना आ जाएंगे। अरे अब काउंटिंग होगी ना, मैंने अभी कोई कह दिया 1 घंटे बाद कहा मैंने। आप आंकड़ा देखिए, वो 290 है अभी और आप 223 पर खड़े हैं। मैं इसको डिनाई नहीं कर रहा हूँ। हाँ। और मैं इनकी नाकामयाबी भी नहीं गिनाऊंगा आज। मैं सिर्फ इतना बताऊंगा जो दिख रहा है वही दिख रहा है। आज अभी ये जो इनकी बात इन्होंने कही थी, चीख के कही थी, उससे ये बहुत पीछे चल रहे हैं। और जो इन्हें पता नहीं था, वही तो कह रहे हैं कि आप हमारे बुने हुए जाल में फंस गए। वही तो जाटव जी कह रहे हैं कि हमने 400 पार का नारा इसीलिए दिया था। अरे नहीं, ये क्या बुनेंगे जाल, छाछ बुने तो बुने, छन्नी क्या बुनेगा, और कोई फर्क नहीं है। अब जहां पे बहुत बड़ी बात, अब अभी मैंने जाटव जी से ही सुना कि प्रधानमंत्री जी आ गए। अगर एक जगह में प्रधानमंत्री, सर पिछले 2 चुनावों में प्रधानमंत्री जी एक बार भी पीछे नहीं हुए थे, अगर मुझे गलत ना हो तो। मैं अगर एक बार को पीछे गया तो सांस तो रुक गई होगी। क्यों भैया, एक बार तो सांस अटक गई होगी, कसम से कह रहा हूं रूम पे। जाटव जी हो गया नहीं है, इसे देखिए, चुनाव है, उसके परिणाम है,
ये सांस रुक जाना, सांस पड़ जाना, ये सब चीजें, इस प्रकार की बातों का कोई वो नहीं है। आप सही मायने में जनता के बीच में हमने काम किया है, जनता के सलीके से अपना रुझान अपने प्रत्याशी के प्रति रखती है, वो देखते हैं। मैं समझता हूँ कि वाराणसी की जनता जो है वो बहुत अच्छी तरीके से, वाराणसी क्या पूरे देश की जनता जो है। प्रदेश का ही जिक्र करिए ना जाटव जी, आप जहां एक राज्य में 80 में से 80 सीटें जीतने का दावा कर रहे थे, वहां रुझानों में ही इंडिया गठबंधन 42 सीटों पर आगे दिखाई दे रहा है। 40 सीटें, कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी अभी 10% वोट खुला है, इनको कोई फर्क 10% वोट खुला है। पीछे हो रहे हैं, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। तिलक जी, अभी एक विधानसभाओं के भी वोट नहीं खुले हैं, अभी 8-8, 10-10 विधानसभाएं हैं। अरे इसमें फर्क वो जो है ना उसमें आना चाहिए उत्तेजना में, अभी बहुत कुछ होने वाला है। अभी जो है 2-2.5 घंटे में जो वोट का जो जिस तरीके से खुल रहा है ना, नहीं आपको सही है, लेकिन जाटव जी लगभग जो है 10:30 वक्त हो चुका है, उससे ज्यादा का वक्त हो चुका है, और रुझानों की जो सुई है ना वो एक ही जगह पर अटक गई है। मैं गलत तो नहीं कह रहा, वो हमारे तो वहीं अटकी हुई है। तिलक जी 2.5 घंटे के बाद हो जाती है, उसके बाद बहुत ज्यादा उलटफेर होने की संभावना नहीं रहती है, क्योंकि लगभग आप समझिए 2-3 राउंड की काउंटिंग हो चुकी है। जैसे वाराणसी का ही मैं देख रहा हूं, अभी इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट पर 36,000 वोट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिले और 35,000 अजय राय जो वहां इंडिया अलायंस के कैंडिडेट, 1,000 का मार्जिन है। 36,000 का मतलब है कि 2-3 राउंड की काउंटिंग हो गई होगी, तो कहीं ना कहीं एक दिशा तो तय जरूर हो जाती है। प्रधानमंत्री वाराणसी में जीतेंगे, इसमें किसी को शक नहीं है, मगर जैसा मैंने कहा कि एक बड़ी लीड की उम्मीद थी, वो नहीं दिख रहा है इतना। ये एक बड़ी खबर, रुझानों में कांग्रेस जो है वो सेंचुरी मार चुकी है सीट के हिसाब से, ये बड़ी खबर है। राज जी, मैं देखो तिलक भाई, आपसे हमेशा एक बात कहता रहता था कि हम 140 से 160 सीटें खाली कांग्रेस की बात कर। हाँ, ये बात तो मुझे याद है, आपने खुलकर बोली ये बात कि भाई 140 से 150 हम लेकर आएंगे। हाँ, अब वो बाकी देखो, ज्योतिषी नहीं हूँ, किसी के गर्भ में नहीं हूँ, बाकी आगे पीछे हो सकती है। और आज वैसे भी घूमती है ना, अगर सेंचुरी हुई तो आगे भी बढ़ेगी। और ये बात तो तय है। अब अभी इस समय इस देश का माहौल बदला हुआ। अमरोहा दानिश अली आगे चल रहे हैं, अमरोहा दानिश अली आगे, और लगभग 8,000 वोटों से आगे चल रहे हैं दानिश अली। राज जी, एक और खुशखबरी आ गई, मैंने आपसे नहीं, राकेश राठौर आगे चल रहे हैं सीतापुर से। हाँ, सीतापुर से। हाँ, मैंने आपसे कहा था ना, देखिए मैं झूठ कभी बोलूंगा, मैंने जो पिछले बोला था आपसे वादा किया था, आप ही के चैनल में बैठा हूँ। हाँ। अब मैं आपके चैनल से सीधा चले जाऊंगा काउंटिंग पे। हाँ। मैं जो बोलूंगा उसे करता हूँ। मैंने दानिश अली के लिए भी कहा था कि अमरोहा की सीट ये जीतने की कगार पे है। अच्छा, और अभी आगे चल रही तो हम यही देखेंगे। अब इस वक्त इफन बट का मामला नहीं हो सकता। अगर प्रधानमंत्री जी 1,000, 1,500, 2,000 वोटों से आगे चल रहे तो एटलीस्ट ये सोचने का विषय तो चाहिए। तो अच्छा, इसमें भी आप अपनी जीत ढूंढ रहे हैं? नहीं, देखो एक और बात बता दूंगा, सवाल अब यहाँ पे एक ही तो है, जीत और हार का भाई, और यही तो सोचना है। नहीं, कुल मिलाकर बहुमत तो एनडीए को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है ना सर। अभी वो मुझे मेरी उम्मीद है, जब आज से अभी सुबह 6-7 बजे से पहले ये उम्मीद मेरे बड़े भाई जाटव भैया को भी थी। जाटव भैया सोच रहे थे तराजू ऐसे हो जाएगा। अब आप कहें टोटल में तराजू ऐसे है, ये ऐसे हो जाएगा, निश्चित है। सरकार बनाएंगे हम लोग बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, और मुझे उम्मीद है सरकार बनाने के लिए सर नंबर चाहिए। नंबर आपके पास है नहीं, वो तो बहुमत आएंगे। अभी मैं बताऊं आपको, मैं ये भी कहूंगा, ये अभी 50 से 75 सीटें अभी बीजेपी और नीचे जाएगी। अच्छा, मैं बता रहा हूँ। तो ये बार-बार जो हमारा हेलीकॉप्टर आ रहा है, वो हेलीकॉप्टर बड़ी-बड़ी खबरें लेकर आ रहा है, और रुझानों में एनडीए को बहुमत मिल चुका है। राज जी, ठीक है, मैं इसमें देना ही मिलेगा। अरे इन्हें बहुमत मिलेगा, ये सरकार बनाएंगे, हमें मिलेगा, हम बनाएंगे। और एक और बात, एनडीए टूट की कगार पे पहुंचेगा। इसे मजाक हो सकता है, ये अभी का शब्द मेरा मजाक लग सकता है। जाटव जी मुस्कुरा रहे हैं। एनडीए बड़ा नाजुक है। जाटव जी मुस्कुरा रहे हैं, आपके बड़ा नाजुक है।
मैं सीरियस बात करता हूं, हाँ, मैं मजाक के लहजे में कह सकता हूं, लेकिन रहता सीरियस हूं। और जाकर भैया बिल्कुल लिख लो आप, एनडीए नाजुक है। अभी 2-4 दिन पहले किसी चैनल में कह रहे थे कि ऐसा भी हो सकता है इंडिया के कुछ टूट जाए, तो किसी ने कहा नहीं, जिन्हें टूटना था वो तो गए, जिन्हें जाना था वो चले गए। हम तो लेट लतीफ पाले हैं ना भाई, जिन्हें जल्दी थी वो चले गए, हम लेट लतीफ पाले। तो जो हमारी तरफ से अब तो है सॉलिड, आपके यहां से आज जरा सी, अगर आपके घर में जरा सी दरार दिखेगी वो होल बड़ा हो जाएगा। इसे आप मजाक समझ रहे होंगे, मगर मैं झूठ नहीं बोलूंगा क्योंकि मैं कांग्रेस का प्रवक्ता हूं। जाटव जी ये कह रहे सरकार बना भी लोगे तो चलाना मुश्किल होगा, कुल मिलाकर यही बात समझा रहे हैं राज जी। जल्दी से फिर मैं कौशिक जी आपके पास आ रहा हूं। तो राज जी कुछ भी कह सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, पूरी छूट है, प्रवक्ता है कांग्रेस के, और हर तरीके के गोटियां फेंकना दूसरे पक्ष का काम होता है। तो उन्होंने फेंकती गोटी कि भाई वहां पर दरार हो सकती है। अब मुझे जिस तरीके से अभी जो हम स्थिति देख रहे हैं, केवल 1,70,000 वोट अभी वाराणसी में डला है, 20,17-18 लाख की वहां पे वो जो है टोटल वो रहेगा। तो मुझे नहीं लगता कि अभी जो है इसके ऊपर बहुत जल्दी इस प्रकार के निर्णय लेने चाहिए। लेकिन रायबरेली में क्या हो गया सर, आप तो कह रहे थे कि भाई सब जगह वही स्थिति है। रायबरेली में राहुल गांधी तो बिल्कुल एक तरफा दिखाई दे रहा है। बड़े नेता है, बड़े नेता है, तो मतलब मान गए ना प्रधानमंत्री नहीं, हम तो हमेशा मानते हैं, हमने तो हमेशा प्रधानमंत्री का दावेदार। हाँ, अरे प्रधानमंत्री मोदी जी से अबे तबे करके बात करते हैं तो हमने तो कभी नहीं समझा कि वो प्रधानमंत्री दौड़ में नहीं हो, तो हमेशा प्रधानमंत्री की दौड़ में। और इस प्रकार से अगर वो की स्थिति बन रही है तो मैं समझता हूँ कि कांग्रेस को गर्व करना चाहिए। नहीं, आप एक तरफ राहुल गांधी की बात कर रहे हैं, स्मृति ईरानी जो है लगभग 20,000 वोटों से पीछे चल रही हैं। हाँ बिल्कुल, और आप वहां पर खड़े होकर चैलेंज कर रहे थे। अभी भी चैलेंज कर रहे हैं। हम तो हमने जनता के बीच में काम किया, जनता उसको नकारती है, उसको सराहती है उसके हाथ में, मगर फिलहाल अभी 10% वोट पड़ा है। मैं इस पर मैं नहीं समझता कि हमें कोई बहुत बड़े नहीं, कौशिक जी बात जाटव जी कह रहे हैं कि भाई अभी तो बहुत जल्दबाजी होगा कहना, या फिर मान ले कि ये 290 के आसपास सुई अटकी रहेगी और बहुत देर से यहीं पर अटकी हुई है सुई। अब नहीं, अभी तो देखो बड़ा बदल होगा। इस बात से मैं जाटव जी की सहमत नहीं हूँ कि आप आगे हैं तो आगे रहेंगे और कांग्रेस आगे है प्रत्याशी तो वो पीछे हो सकते हैं। ये नहीं चलेगा। जो आगे है वो आगे हैं लगभग, और जब ज्यादा संख्या में आगे रहते हैं तो निश्चित तौर से उसका प्रभाव पड़ता ही है, मैं कोई दो रहा नहीं है। लेकिन कांग्रेस के राष्ट्रपति ने एक बात जरूर कह रहे, तो दरार होगी तो जरूर होल होगा। तो इसका मतलब बीजेपी आपके साथ सही कर रही थी। संजीव बालियान पीछे, ये बड़ी खबर आ रही है, संजीव बालियान पीछे चल रहे हैं। मुजफ्फरनगर से संजीव बालियान इस वक्त पीछे चल रहे हैं, एक बड़ी खबर आ रही है। कौशिक जी देखो, संजीव बालियान का आप चुनाव के समय की आप देखेंगे ना, बहुत ज्यादा नहीं है। वहां के लोकल विधायक उनसे नाराज थे, उनके खिलाफ प्रसाद प्रसाद पकड़े थे उनके, ब्यूरोक्रेसी से कई बार उनका टकराव हुआ। ये पूरे प्रदेश में चर्चा का विषय था। इलेक्शन में बारियां भी उनकी कई गांव में जाकर के रोकी गई, तोड़ी गई, पथराव हुआ। तो निश्चित तौर से उनके खिलाफ थोड़ा जनाक्रोश तो था ही। इलेक्शन के समय भी ये देख रहा था। अरे जो कुणाल जी कह रहे थे वही कुछ ऐसे प्रत्याशी उनको रिपीट किया गया है। मुझे लगता है बीजेपी सर्वे करा लेती है, सर्वे से पता चल जाता है कि अक्रोश भारतीय जनता में प्रत्याशियों के प्रति कितना। यूपी में एक कॉन्फिडेंस और एक ओवर कॉन्फिडेंस वाला मसला था, है कुणाल जी? ये तो दिखाई दे रहा है कि भाई जीतेंगे तो मोदी के नाम पे ही जीतेंगे, इस टाइप का मामला था। जी मुझे लग रहा है 2-3 फैक्टर इसमें काम किया। अगर जो जिस तरह का ट्रेंड आ रहा है अगर यही नतीजों में परिवर्तित हो जाता है तो जी कैविएट लगा के मैं बोल रहा हूं, क्या होता है मुझे पता नहीं। इस वक्त जो दिख रहा है उत्तर प्रदेश में बराबर की लड़ाई दिख रही है, जैसा मैं बोल रहा हूं, थोड़ा 1-2 सीटों का आगे पीछे है, जो कि बहुत ही अनएक्सपेक्टेड है। बीजेपी के लिहाज से देखिएगा उत्तर प्रदेश के अगर ये आंकड़े नतीजों में तब्दील होते हैं तो बहुत ही निराशाजनक प्रदर्शन है बीजेपी के लिहाज से। सबसे ज्यादा उम्मीद थी 3 राज्य मैंने बताया, 3 राज्य बहुत क्रूशियल थे इन चुनावों में जी। एक वेस्ट बंगाल, एक महाराष्ट्र और एक उत्तर प्रदेश, ये तीनों मिलाकर 170 सीटें हो जाती हैं लगभग, 48, 42 और 80।
तीनों ही राज्यों में देखिए बीजेपी को बहुत बड़ा डिसअपॉइंटमेंट हुआ है। बंगाल में यह था कि बीजेपी बढ़ेगी, ऐसा सबने प्रेडिक्ट किया था। बीजेपी पिछले 2019 के आसपास भी नहीं दिख रही है। जिस इस वक्त के आंकड़े आ रहे हैं, लगभग बीजेपी को लॉस हो रहा है, सिग्निफिकेंट लॉस हो रहा है वेस्ट बंगाल में। महाराष्ट्र में यह जरूर था इंडिकेशन कि जिस तरीके से उन्होंने वहां पर सोशल इंजीनियरिंग की थी, एनसीपी को तोड़ा, शिवसेना को तोड़ा, उसके बाद एक ग्रैंड अलायंस बनाया था, कहीं लग रहा है उसका रिपरकशन हो रहा है। वोटरों में एक नाराजगी कह सकते हैं इस बात को लेकर है, जिस तरीके से वहां अजीत पवार को और तमाम लोगों को लेकर आए थे, उसका भी रिपरकशन दिख रहा है। महाराष्ट्र में भी मुझे लग रहा है जो अभी तक आंकड़े आए हैं, इंडिया अलायंस आगे है एनडीए से। और तीसरा राज्य उत्तर प्रदेश है जहां पर कांटे की लड़ाई है। तीनों ही बड़े राज्यों में बीजेपी को बहुत बड़ा डिसअपॉइंटमेंट है और फिगर्स में आपको दिख रहा है, जहां पर एनडीए 300 पार नहीं कर पा रही और बीजेपी अपने दम पर शायद 250 भी नहीं कर पाएगी अगर यही तब्दील हुए तो, क्योंकि इसमें लगभग मेरे हिसाब से 40 के आसपास जो है 40-42 इनके सहयोगी हैं। तो बीजेपी का अपना आंकड़ा इस 290 में, जो हमारे स्क्रीन पर 291 दिख रहा है, मुझे लग रहा है 291 में 40 आप हटा दीजिए, 250 के आसपास बीजेपी है। बीजेपी के लिए चैलेंज इस वक्त हो गया है क्या 250 का आंकड़ा, यानी अपने दम पर बीजेपी को बहुमत नहीं मिल रहा है। अगर इन रुझानों को हम एक नतीजों में मान लें, बहुत बड़ा सेटबैक होगा, इतना मैं कह सकता हूं। जैसे आपने बात की क्या क्या इश्यूज हो सकते हैं, जैसा मैंने कहा, एक बीजेपी का ओवर कॉन्फिडेंस, कहीं ना कहीं जो राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हुई थी उसके बाद जो देश में एक माहौल बना था, मुझे लग रहा है कि उसको एक बीजेपी ने कहीं ना कहीं एक ज्यादा उसको ओवर माइंड कर लिया उस चीज को। इस आधार पर जो ग्राउंड वर्क होना चाहिए था कैंडिडेट्स को लेकर, जैसा कि कौशिक जी बता रहे थे, या तो कैंडिडेट्स चेंज नहीं किए गए, उन्हें लगा कि मोदी के नाम पर जीत जाएंगे, या फिर जहां चेंज किए गए ऐसे कैंडिडेट लाए गए जिनका सरोकार नहीं था ग्राउंड लेवल पर, यानी जो नीचे की यूनिट थी, डिस्ट्रिक्ट यूनिट और स्टेट यूनिट, उनसे बिना पूछे हुए कैंडिडेट्स दिए गए, कहीं ना कहीं थोपा गया जिसे कह सकते हैं। दोनों ही तरफ से रिपरकशन था। कैडर कहीं ना कहीं या तो हताश था, निराश था बीजेपी का। उसके दो कारण थे, एक तो ये लग रहा था कि 400 पार हो ही रहा है तो मेहनत क्यों करना है। शायद मुझे लग रहा है 400 पार का जो एक नारा था उससे कहीं कॉम्प्लिसेंसी आ गई थी। एक वोटर नहीं निकला कि बीजेपी का वोटर लगता है कि इस बार जो है बाहर नहीं निकला वोट डालने के लिए, जो अभी तक दिखाई दे रही थी। अगर देखिए जाहिर तौर पर कुछ तो हुआ है, आप देखिए ना आखिर क्या कारण है कि किसी को उम्मीद नहीं थी। अगर आप इन फिगर्स को देखिएगा, किसी ने इमेजिन नहीं किया था कि बीजेपी अपने दम पे बीजेपी को बहुमत नहीं मिलेगा। मुझे लग रहा है दो बड़े फैक्टर्स इसमें अगर आप देखिए, अब एनालाइज करिए, रेट्रोस्पेक्टिव पीछे मुड़कर देखिए, तो मुझे लग रहा है एक तो जो 400 पार का नारा था, मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं उसके दो साइड इफेक्ट्स हुए हैं। एक तो अपोजिशन ने उसको ये कैश कर लिया कि कहीं ना कहीं इनको 400 सीटें इसलिए चाहिए कि ये संविधान के साथ छेड़छाड़ करना चाहते हैं, और खासतौर पर जो आरक्षण का मुद्दा आया, मुझे लग रहा है ओबीसी और दलित वर्ग में ये एक मैसेज गया था, एक एप्रीहेंशन था। दूसरा मुझे लग रहा है इसने बीजेपी कैडर को एक शिथिल कर दिया कि अब 400 तो आ ही रहा है, क्यों निकलना है। घर से तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, लड्डू के ऑर्डर पहले ही दे दिए थे, तो भाई हम 400 पार तो ला ही रहे हैं कि कम से कम पहले लड्डू। और मुझे लग रहा है कि एक कॉम्प्लिसेंसी आ गई थी बीजेपी के अंदर कि उनके कैडर में कि जीत रहे हैं हम बड़े प्रचंड बहुमत से, तो वो एक जो फाइटिंग स्पिरिट होती है ना लड़ने की कहीं ना, हाँ, वो विपक्ष में ज्यादा दिखा। उन्हें लग रहा था कि हमारे से सर्वाइवल की लड़ाई है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी का जो 400 का नारा था उसने कहीं ना कहीं शिथिल कर दिया उनके कार्यकर्ताओं और वोटर को कि जीत ही रहे हैं तो फिर क्यों इतना जो है। ये हमारा ड्रोन भी आ गया, लड्डुओं के बीच में से हमारा ड्रोन भी निकलता हुआ दिखाई दे रहा है, और ये ड्रोन बता रहा है कि भाई अभी जो सुई अटकी हुई है वो 291 यहीं पर आकर अटक गई है, यहीं पर आकर हिल नहीं रहा, एक दो सीटें आगे पीछे हो रही है और उम्मन हो भी जाता है। देखिए 2.5-3 घंटे के बाद लगभग काउंटिंग के बाद बहुत ज्यादा चेंज नहीं होता, 10% का स्विंग होगा, ज्यादा से ज्यादा ये सीटें 10-20 सीटें आगे पीछे होंगी, इससे ज्यादा होंगी नहीं। तो आप ये मान सकते हैं अब कम से कम कि बीजेपी अपना 2000 और एनडीए 2019 का परफॉर्मेंस तो रिपीट नहीं कर रही है। ये एक सेफर साइड में हम बोल सकते हैं, सेफर साइड में बोल सकते हैं, क्योंकि बीजेपी का अपना आंकड़ा इस वक्त मैं देख रहा था 246 के आसपास है, पिछली बार 303 सीटें थी, यानी आप समझिए 50 सीट का सिग्निफिकेंट लॉस हो रहा है, लगभग 54 सीटों का लॉस दिखाई, 54 सीटों का लॉस है। ये रिकवर अब हो पाएगा मुझे नहीं लगता है, हालांकि 10-20 सीटों की गुंजाइश रहती है, बट अब मुझे लग रहा है कि एनडीए का सेफर साइड में हम ये कह सकते हैं कि एनडीए की सरकार बन रही है, इसमें कोई दो मत नहीं है। और एक दूसरी बात कि एनडीए और बीजेपी 2019 का परफॉर्मेंस रिपीट नहीं कर पाएगी, ये भी अपनी जगह दुरुस्त है। ये दो चीजें हम एकदम सेफर साइड में कह सकते हैं तिलक जी, ये दो चीजें। ये कौशिक जी, ये बात जो कुणाल जी कह रहे हैं, ये तो बात दिखाई देती है भाई, आपने 400 का नारा दे दिया और आप ही का कार्यकर्ता इस बात को सोचकर घर से बाहर नहीं निकल रहा था कि भाई 400 पार तो हम आ ही रहे हैं। नहीं, देखो इसको कई इंटरव्यू में बीच में नरेंद्र मोदी ने स्पष्ट भी किया था कि हम अपने कार्यकर्ताओं में उत्साह के लिए, और निश्चित तौर से जब दोबारा हम इलेक्शन में आते हैं तो एक बड़ा टारगेट लेकर चलते भी, और ये लगता है कि समय रहते हुए बीजेपी के बाद बात पहुंच भी गई थी कि हमने 400 पार का नारा दिया है, इसलिए वोटर्स या उनके समर्थक वोट डालने के लिए नहीं निकल पा रहे।
तो ये लगभग तीसरे या चौथे केस में नरेंद्र मोदी ने बड़ा स्पष्ट भी कर दिया था। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि अगर हम उनके पदाधिकारियों से, कार्यकर्ताओं से बात करेंगे तो हताशा तो थी, इसमें कोई दो राय नहीं। और ये बीजेपी को बैठ के समीक्षा करनी पड़ेगी। तो 2022 के चुनाव में उत्तर प्रदेश में क्या आ रहा था, क्या ब्यूरोक्रेसी से चुनाव जितवा लीजिए, ब्यूरोक्रेसी जिताएगा आपको चुनाव। और ये बात योगी जी और बड़े नेताओं के कान तक भी पहुंची थी, और ये बिल्कुल सही बात है। आज की भी स्थिति देखी जाए तो 2022 के चुनाव के बाद भी बहुत बड़ा बदलाव नहीं आया। विधायक और एमएलए तमाम ऐसे मेरे संपर्क में है जहां ब्यूरोक्रेसी के लोग उनके नहीं सुनते हैं। तो ये तो स्पष्ट है ही है कि क्या केवल योगी और नरेंद्र मोदी से हर कोई व्यक्ति तो संपर्क कर नहीं पाएगा। जब आप लोकल विधायक और लोकल एमपी के, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या एसएसपी नहीं सुनेंगे तो आखिर में कहां जाएगा उनका कार्यकर्ता, कहां जाएगा समर्थक, कहां जाएगा जनता की नहीं सुनी जाएगी, जनता कहां जाएगी। तो ये तमाम ऐसे सवाल थे जहां निश्चित तौर से मुझे लगता है कि इस चुनाव के नतीजे आने के बाद बीजेपी समीक्षा करेगी। और आपको पहली मीटिंग का आपला साहब याद होगी, पहली मीटिंग में नरेंद्र मोदी 3 बजे तक, 3:30 बजे तक अपने ऑफिस बैठे रहे। तो उसका भी कोई ना कोई कारण जरूर रहा होगा। आपके पास धर्मवीर जी हमारे साथ जुड़े हुए, राज्य मंत्री उत्तर प्रदेश की सियासत का बड़ा नाम है, वो इस कार्यक्रम का हिस्सा हमारे साथ बन चुके हैं, इस बड़े दिन में हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सीधा उन्हीं के पास हम रुक करेंगे। धर्मवीर जी, मेरी आवाज आ रही सर आपको? आ रही आपकी आवाज। सर नमस्कार, कैसे आप? मैं एकदम बढ़िया हूँ। सभी को, आपको और आपके सभी दर्शकों को मेरी ओर से भी बहुत बहुत मंगल कामना और नमस्कार। सर, ये जो दिखाई दे रही है तस्वीर अभी तक रुझानों में, सबसे पहले आपका रिएक्शन। 290 के आसपास सुई अटक गई है एनडीए हमारे। मैं कह सकता हूँ कि लगभग 25,000 किलोमीटर में चला हूँ इस चुनाव में जी। फर्स्ट पेज से लेकर के लास्ट तक पहुंचे हैं। छोटी बैठकें की है हमने, बड़ी बैठकें की है, नुक्कड़ बैठकें की है, और बड़ी सभाओं में भी जाना हुआ है हमारा जी। आम जन की भावनाओं के अनुरूप प्रचंड बहुमत के साथ हमारी सरकार बनेगी, ऐसा मेरा मानना है। लेकिन जो आंकड़े अभी तक दिखाई दे रहे हैं, जो आपने टारगेट फिक्स किया था 400 पार, और 290, 292, कहानी तो यहीं अटक रही है सर। क्या वजह लगती है आपको? और अभी तो समय है, अभी समय है। लेकिन यूपी में जो तस्वीर निकल के आ रही है सर, आपने 80 का 80 टारगेट रखा था, यहां तो अभी 40 सीटों पर इंडिया गठबंधन आगे चल रहा है रुझानों में। देखिए, हम लोगों ने परिश्रम की पराकाष्ठा की है। आदरणीय प्रधानमंत्री हमारे मोदी जी और मुख्यमंत्री जी और हम सब ने परिश्रम की पराकाष्ठा की है। पार्टी के कार्यकर्ता हों चाहे सरकार के मंत्री हों, सबने उसका परिणाम 1 बजे के बाद में आपको देखने को मिलेगा। सर, वजह तो होगी ना कुछ कि भाई ऐसा तो अनएक्सपेक्टेड ही था कि आप मान के चल रहे थे 400 पार, तमाम एग्जिट पोल दिखा रहे थे, लेकिन अब जो तस्वीर निकल कर आ रही है वो सबसे बड़ी तस्वीर और सबसे बड़ी खबर उत्तर प्रदेश की सियासत से ही है। तो कुछ तो वजह होगी, आपका आकलन क्या है? क्यों आखिरकार अभी दोपहर बाद में जब परिणाम स्पष्ट रूप से जब क्लियर होंगे उसके बाद हम इस पर जवाब देंगे। लेकिन हाँ, इतना भरोसा है कि उत्तर प्रदेश में भी हम बहुत अच्छी स्थिति में रहेंगे और प्रचंड बहुमत के साथ केंद्र में मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे, इतना हमारा पूरा भरोसा है। तो अभी की तस्वीर देख के आपको क्या लग रहा है, कितने 80 में से कितनी आएंगी? 80 में से हम पूरा प्रयास हम लोगों का 80 का रहा है। अब परिणाम आपके सामने धीरे धीरे आ जाएंगे सब, और लक्ष्य हमारा रहा है कि हम लोग 80 जीतें। नहीं, 80 तो जीतेंगे, लेकिन अभी स्थिति है 40 पर रुझानों में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस आगे चल रही है। अभी रुझान है, धीरे धीरे परिणाम और इसके रुझानों में बदलाव आएगा। अच्छा मंत्री जी, एक बात और जानना चाह रहा था। जिस अमेठी सीट पर आप राहुल गांधी को चुनौती दे रहे थे, वहां स्मृति ईरानी लगभग 20,000 वोटों से पीछे चल रही हैं। अभी तो समय है। स्मृति ईरानी भी पीछे चल रही हैं और राहुल गांधी रायबरेली से आगे चल रहे 20,000 वोटों से। अभी समय है। लोकसभा में 10,000 20,000 मायने नहीं रखते। कोई क्षेत्र खुलता है जैसा जिसमें विपक्ष की बढ़त हो, और जब धीरे धीरे आंकड़े आते हैं सामने, जब और मतगणना आगे बढ़ती है तो परिणाम चेंज भी होते हैं। हमारे जो एडिटर इन चीफ है कुणाल जी, वो भी आपसे बातचीत करना चाह रहे हैं, लेकिन उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण बात बोली थी। मैं अभी वो आपसे सवाल जवाब करेंगे। उन्होंने ये कहा है कि भाई जो कैंडिडेट, खासतौर पर जो नाराजगी दिखाई दे रही थी,
मोदी जी के पक्ष में तो लोग खड़े थे लेकिन कैंडिडेट के विरोध में थे, इस वजह से ये नुकसान उत्तर प्रदेश में आपको उठाना पड़ा। इत्तेफाक रखते हैं आप इस बात से? जी, इसमें तो हमें कहीं न कहीं सच्चाई ये दिखी है कि पार्टी से और मोदी जी से कहीं भी कोई भी किसी भी आम जन में कहीं कोई विरोध नहीं देखने को मिला। 10 साल के कार्यकाल में मोदी जी के में कहीं भी कोई नेगेटिव चर्चा हमें देखने को नहीं मिली। हाँ, ये बात जरूर है कि ये वास्तविक है कि कहीं कहीं हमें व्यक्तिगत व्यक्ति का और वो लोगों में कुछ विरोध देखने को मिला है, ये बात सही है। हमारे एडिटर इन चीफ अशित कुणाल जी आपसे बातचीत करना चाह रहे हैं। कुणाल जी, यही सवाल है कि आखिर देखिए उत्तर प्रदेश में इतना अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट अगर आया है तो उसके पीछे कोई तो कारण होगा। जो हमारा एक मानना है कि कैंडिडेट्स के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी थी, इस बात से मैं सहमत हूं कि कोई केंद्र सरकार के खिलाफ या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कोई एंटी इनकम्बेंसी उतनी नहीं थी जितनी सांसदों के खिलाफ थी। हम भी काफी ग्राउंड पर घूमे थे, सांसदों का विरोध था। लोग ये कहते थे कि ये कुछ करते नहीं है, केवल मोदी जी के नाम पर वोट लेके चले जाते हैं दिल्ली। आपको लगता है कि एक बड़ा फैक्टर रहा है, अगर उम्मीदवारों के चयन में थोड़ी और सतर्कता बरती जाती तो नतीजे उत्तर प्रदेश में कुछ और होते? क्या आप सहमत हैं इस बात से? निश्चित रूप से हम बहुत अच्छी स्थिति में होते। हाँ, ये हमें भी कहीं कहीं देखने को मिला है कि व्यक्तिगत मोदी जी से कोई विरोध नहीं है, पार्टी से कोई विरोध नहीं है। व्यक्तिगत पार्टी के कार्यों को लेकर के, सरकार के कार्यों को लेकर के कहीं जान है कि कमी रही, क्या रही, लेकिन व्यक्तिगत जो है व्यक्ति से हमें कहीं न कहीं थोड़ी बहुत ये नेगेटिव चर्चा देखने को मिली। एक और सवाल मैं जानना चाहूंगा, एक फैक्टर और उत्तर प्रदेश में काम कर रहा था जिसकी चर्चा कई जगह थी। विपक्ष ने जिस तरीके से ये 400 पार का जो आपका नारा था, उसको विपक्ष ने जिस तरीके से उसको आरक्षण से जोड़ा कि 400 पार बीजेपी को इसलिए चाहिए क्योंकि वो संविधान बदलना चाहती है और आरक्षण खत्म करना चाहती है, इसका पिछड़े वर्गों में और दलितों में कहीं ना कहीं क्या आपको लगता है, क्योंकि जो नतीजे आ रहे हैं वो बता रहे हैं कुछ तो हुआ है उत्तर प्रदेश में, आपको लगता है कि पिछड़े और दलितों में ये मैसेज चला गया था कि बीजेपी को अगर 400 पार होगा तो आरक्षण को खतरा है, ये मैसेज चला गया था, क्या आपको लगता है? ये कुछ परसेंट हमें लगता है जी। मतलब इत्तेफाक रखते हैं आप इस बात? कुछ परसेंट महसूस हमने भी किया है। ये इससे हम जो है बच नहीं पाएंगे। ये निश्चित रूप से कहीं न कहीं जनता में इसका हल्का मैसेज गया है। कितने परसेंट में गया है ये तो अभी फाइनल रुझानों के आने के बाद, जब रिजल्ट सामने आएगा उसके बाद पता चलेगा। नहीं, जाहिर तौर पर कुछ तो हुआ उत्तर प्रदेश में, वरना देखिए कि ना किसी एग्जिट पोल ने और ना ही मुझे लगता है कि विपक्ष के नेताओं ने भी उम्मीद की होगी कि कम से कम इस कांटे की टक्कर उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगी। आधे आधे की लड़ाई हो गई है, बहुत ही अनएक्सपेक्टेड है। तो जाहिर तौर पर कई सारे फैक्टर हैं जो काम कर रहे होंगे, और आपने खुद 2 फैक्टर्स के बारे में खुद स्वीकार किया है कि एक जो 400 पार का नारा था कहीं ना कहीं तिलक जी वो बूमरैंग हो गया है, वो बूमरैंग हुआ है, न केवल यहां बल्कि हरियाणा और राजस्थान, कई जो बेल्ट है जहां पर मुझे लग रहा है पिछड़े और दलितों की राजनीति बहुत ही जहां पर इंपावर्ड है, वहां पर मुझे लग रहा है ये फैक्टर काम किया, और साथ ही सांसदों के खिलाफ जो एंटी इनकम्बेंसी थी वो भी काम किया। दोनों, जैसा खुद मंत्री जी मंत्री जी, ऐसा कुछ ना कुछ तो हुआ होगा ना कि जनवरी फरवरी में जहां जब प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी राम मंदिर में, तब कुछ माहौल अलग था, और एकाएक जब चुनाव पहले चरण के बाद कुछ बदलता हुआ दिखाई दिया। कुछ तो हुआ होगा उत्तर प्रदेश की सियासत में, आपका आकलन? देखिए, हमारा, मैं कह सकता हूं कि मेरा इतना लंबा वहां से चलना हुआ, फर्स्ट फेज से लास्ट फेज तक गए हम। छोटी बैठकें, बड़ी बैठकें, बड़ी जनसभाओं में सभी में जाना हुआ है। व्यक्तिगत व्यक्ति का कहीं हमें नेगेटिव चर्चा मिली है मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी के प्रति कहीं कोई हमें देखने को और समझने को और नहीं और सुनने को कहीं मिला। ये बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन मोदी जी के प्रति और भारतीय जनता पार्टी के प्रति लोगों में कोई नाराजगी नहीं है। और अभी रुझान है, अभी समय 11 बजा है, अभी और जब रुझानों में परिवर्तन आएगा अभी तो देखिए कई ऐसी सीटें हैं, जैसे मैं देख रहा था अभी 50,000 से सीतापुर में कांग्रेस आ गए। अब सीतापुर एक ऐसी है जो सेफ सीट मानी जाती है, सीतापुर हम बीजेपी के लिए एक सेफ सीट मानी जाती है। अगर वहां 50,000 से कांग्रेस अभी आगे हो गई है 3 घंटे के अंदर ही, तो आप उत्तर प्रदेश में समझ सकते हैं कि किस तरह के चुनाव परिणाम आने वाले। मेनका गांधी पीछे चल रही है, संजीव बालियान पीछे चल रहे हैं, तमाम बड़े चेहरे आपके पीछे चल रहे हैं। मेरा एक सवाल और मंत्री जी आपसे रहेगा, एक सवाल और है, एक मुद्दा उत्तर प्रदेश को लेकर और उठा था अरविंद केजरीवाल और विपक्ष के लोग बार बार उस मुद्दे को उठाते थे कि अगर
बीजेपी के पास प्रचंड बहुमत आता है तो सबसे पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को हटाया जाएगा। क्या आपको लगता है कि यह भी कहीं ना कहीं जिस तरीके से विपक्ष ने इस मुद्दे को उत्तर प्रदेश में खेला, कहीं ना कहीं उसका भी साइकोलॉजिकल इफेक्ट कहीं ना कहीं चुनावों पर हुआ, आप मानते हैं? देखिए, ऐसी कहीं कोई भारतीय जनता पार्टी में कोई चर्चा नहीं, शीर्ष नेतृत्व में कहीं कोई चर्चा नहीं है। हाँ, विपक्ष ने आम जन में गुमराह करने का एक प्रयास इसके माध्यम से किया है। मुख्यमंत्री जी हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी हैं और हमारा उत्तर प्रदेश में मंत्री जी ये मुद्दा इसलिए गंभीर हो गया था कि अरविंद केजरीवाल ने दो बातें कही थी। एक ये कहा था कि नरेंद्र मोदी की जगह अमित शाह प्रधानमंत्री बनेंगे और उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ को हटाया जाएगा। पहले बात का तो खंडन हो गया था। पहले बात का खंडन जेपी नड्डा हो, अध्यक्ष चाहे अमित शाह हो, खुद सामने आए थे। उन्होंने कहा था कि प्रधानमंत्री रहेंगे, 2029 में भी रहेंगे। मगर दूसरी बात का खंडन किसी नेता ने बीजेपी के नहीं किया। आपको लगता है कि यह भी एक बहुत बड़ा मैसेज कहीं ना कहीं, चूंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अपनी पॉपुलैरिटी है लॉ एंड ऑर्डर और बाकी तमाम मुद्दों को लेकर, इस मुद्दे पर जिस तरीके से विपक्ष ने इस मुद्दे को उठाया कि योगी आदित्यनाथ को हटाया जा सकता है, उत्तर प्रदेश में इसका भी रिपरकशन मिला है, खासतौर पर कुछ कम्युनिटीज द्वारा? देखिए, ये बात विपक्ष ने पूरा आम जन में एक भ्रम फैलाने का प्रयास किया और हम लोग, लेकिन इसका ज्यादा धरातल पर कोई प्रभाव देखने को नहीं मिला। मुख्यमंत्री जी हमारे बहुत लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी हैं, उनकी एक अलग छवि है, मंत्री जी नैरेटिव और परसेप्शन का ही चुनाव लड़ा जाता है। वो नैरेटिव तो सेट करने की कोशिश जो विपक्ष ने की, उसमें बहुत अच्छा काउंटर नहीं हुआ जितना जैसा काउंटर होना चाहिए। और बिल्कुल उन्होंने न बिल्कुल आपके सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री, बात सही है कि पूरे देश में सबसे ज्यादा डिमांड योगी आदित्यनाथ की, इसमें भी कोई दो राय नहीं, और सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री, बहुत ही लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी हैं और सुशासन के मामले में भी मुख्यमंत्री बहुत अच्छी छवि है। मैं कह सकता हूं कि ऐसा पार्टी में कहीं कोई न सुनने को मिला, न कहीं कोई चर्चा है ऐसी। लेकिन विपक्ष ने एक भ्रम फैलाने का प्रयास किया। उन्होंने भ्रम ही फैलाया, लेकिन भ्रम तो फैला ही दिया सर। ये भ्रम फैलाने का प्रयास किया। मंत्री जी, आपकी तरफ से जो काउंटर होना चाहिए था वो काउंटर नहीं हुआ। क्या आपको लगता है कि और प्रबल तरीके से इस बात का काउंटर होना चाहिए था कि नहीं भाई, योगी आदित्यनाथ जी हैं और रहेंगे? ये तो किसी ने नहीं आके कहा पूरे चुनाव में। देखिए, मुख्यमंत्री हमारे हैं, अभी हैं, और मैं कह सकता हूं कि बहुत लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी हैं हमारे। मंत्री जी, मैं ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूं कि अब जो नतीजे आए हैं वो बीजेपी के पक्ष में नहीं है, तो इसका इंट्रोस्पेक्शन जाहिर तौर पर कई लेवल पर आपको करना होगा, पार्टी करेगी, क्योंकि एक नाराजगी, देखिए एक वर्ग विशेष में नाराजगी थी पश्चिम से लेकर पूरब तक, इस आशंका को लेकर कि क्या मुख्यमंत्री को हटाया जा सकता है क्या? जिस तरीके से राजस्थान में वसुंधरा राजे को साइडलाइन किया गया, मध्य प्रदेश में जिस तरीके से शिवराज सिंह चौहान को, उसके बाद एक परसेप्शन बना था कि योगी आदित्यनाथ को भी ऐसी साइड किया जाएगा, ये परसेप्शन था। इसके कारण एक वर्ग विशेष में नाराजगी भी थी उत्तर प्रदेश में, और ये बात सब जगह खुलकर भी आ गई थी, छुपी बात नहीं थी। ये तो आप भी जानते हैं कि अभी ये फाइनल नहीं है, अभी तो शाम तक और भी इसमें चेंजिंग आएंगी, उसके बाद हम इस विषय पर चर्चा करेंगे। नहीं, ठीक है मंत्री जी। अच्छा, एक बात और, जो ये पीडीए वाला जो फॉर्मूला विपक्ष लेकर आया था, और खासतौर पर अखिलेश यादव हर मंच पर पीडीए कह रहे थे, उसका असर तो ग्राउंड जीरो पर दिखाई दे रहा है कि नहीं? देखिए, पीडीए की हम चर्चा करें तो स्वामी प्रसाद मौर्य उस पीडीए का हिस्सा थे, छोड़ करके चले गए। पल्लवी पटेल पीडीए का हिस्सा थी, छोड़ करके चली गई। तो ये पीडीए का, मैं भी एक ये बिल्कुल मोस्ट बैकवर्ड से आता हूँ। पार्टी ने मुझे चुनाव नहीं लगा, एमएलसी बनाया, एमएलसी बना करके मंत्री, पिछली सरकार बनाया, इस सरकार मंत्री बनाया। तो भारतीय जनता पार्टी में भी सभी वर्गों का, सभी धर्मों का समायोजन है, और भारतीय जनता पार्टी में भी सभी हर वर्ग से मंत्री भी है। अब देखिए, मैं कह सकता हूं कि सबसे कम संख्या वाली एक जाति भोजी समाज होती है, हमारी पार्टी ने भोजी समाज का भी एमएलसी बनाया है। नहीं मंत्री जी, आपकी बात ठीक है, लेकिन वही स्वामी प्रसाद मौर्य जी जैसे ही समाजवादी पार्टी को छोड़ के जाते हैं, उसके बाद से उनका कोई बयान रामचरितमानस को लेकर नहीं आता। ये भी संजोग है, ये भी सियासत है, खैर वो एक अलग विषय है। लेकिन ये जो आप बता रहे थे ये जो दो लड़कों की चुनौती वाला मसला था यूपी में, कि ये दोनों कमाल दो लड़कों की जोड़ी के साथ पहले भी हम लोग चुनाव में गए थे, और उत्तर प्रदेश का परिणाम आपने देखा, हमने देखा। अभी शाम तक देखिए परिणाम में, रुझानों में बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा अभी भी। हाँ, आप जो है आपने इतने कीमती वक्त से हमारे लिए वक्त निकाला, आपसे बस एक छोटा सा कमेंट हम दोनों चाहेंगे। ये जो आंकड़े अभी तक रुझानों में दिखाई दे रहे हैं,
अब की बार कितने पार? हमारी देखिए जो 400 का लक्ष्य लेके चले थे केंद्र में, हम वहां तक पहुंचेंगे और उत्तर प्रदेश में भी बहुत अच्छी स्थिति हमारी रहेगी। मतलब रुझानों में अभी सर 290 में सुई अटकी, आप कह रहे 400 पहुंच जाएंगे? बिल्कुल, अभी रुझान ही तो है। क्या आप मानते हैं कि ये फाइनल है? नहीं, मैं तो आपसे पूछ रहा हूं, आप कहेंगे 400 पार तो अभी भी मान जाऊंगा, बोलिए तो सही आप। नहीं, अभी शाम तक देखिए परिणाम बहुत अच्छा आएगा, हमारे पक्ष में रहेगा। चलिए, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ धर्मवीर जी जुड़े हुए थे, यूपी की सियासत का बड़ा नाम है। इनका कहना यह है कि अभी भी हमें उम्मीद है, ये रुझान नतीजों में नहीं तब्दील हुए हैं, अभी भी हम ये आंकड़ा आगे पार करेंगे, लेकिन कांग्रेस 8 सीटों पर, इलेक्शन कमीशन के आंकड़ों पर यकीन करें तो 8 सीटों पर इस वक्त आगे चल रही है। यूपी की सभी 80 सीटों पर रुझान आ चुके हैं और रुझानों में तस्दीक इस बात की हो रही है कि यूपी में एक बड़ा सियासी उलटफेर दिखाई दे रहा है। और सियासी उलटफेर यूपी की सियासत की पिच पर यह है कि समाजवादी पार्टी 34 सीटों पर इस वक्त आगे चल रही है। यह एक बहुत बड़ी खबर है। आशीष जी, 34 सीटों पर और बीजेपी 33 सीटों पर आगे चल रही, चुनाव आयोग के आंकड़े बता रहे हैं। देखिए 8 सीट कांग्रेस की हो गई और 34 जो है वो समाजवादी पार्टी की हो गई, यानी टोटल 42 सीट, यानी मोर देन 50। यानी कि कह सकते हैं कि इस वक्त इंडिया अलायंस उत्तर प्रदेश में आगे चल रहा है। अगर इलेक्शन कमीशन के रुझानों को देखें, जो मैं लगातार आपको 1 घंटे से बता रहा हूं कि चुनाव आयोग के जो रुझान है उसमें उत्तर प्रदेश में एक बड़ा उलटफेर देखने को मिल रहा है। और इस वक्त इंडिया अलायंस उत्तर प्रदेश में एनडीए से आगे है, ये बहुत ही सरप्राइजिंग है। और जैसा मैंने कहा कि उत्तर प्रदेश इस पूरे चुनाव का सबसे बड़ा उलटफेर, जो सबसे बड़ी स्टोरी इस वक्त की है, सबसे बड़ी खबर अगर आप इस वक्त 2024 लोकसभा चुनाव की, तो उत्तर प्रदेश से है। उत्तर प्रदेश जो सबसे बड़ा राज्य है, जहां से सियासत का रास्ता निकलता है, दिल्ली के लिए जाता है, वहां पर इंडिया अलायंस आगे है। ये बहुत ही सरप्राइजिंग है। और जैसा मंत्री जी खुद थे, उन्होंने खुद माना कि 2-3 फैक्टर वहां पर काम कर रहे थे जो बीजेपी के खिलाफ गए हैं। एक तो जो एंटी इनकम्बेंसी या कैंडिडेट्स के खिलाफ कहीं ना कहीं वो है। एक मुझे लग रहा है जो ऑपोजिशन ने 400 पार का जो नारा था, वो मुझे लग रहा है बदायूं में बहुत क्लोज फाइट दिखाई दे रही है। बदायूं में जो हमारे पास अपडेट आ रहा है, बदायूं में बहुत क्लोज फाइट। बदायूं में इस बार शिवपाल यादव की प्रतिष्ठा वहां दांव पर लगी हुई, उनके बेटे आदित्य यादव हैं। और ये 5 यादव परिवार के 5 लोग इस बार चुनाव लड़ रहे हैं। अब तक लगभग जो ट्रेंड आ रहे, 5 आगे चल रहे थे अलग अलग सीटों पर। धनीधर यादव आगे चल रहे हैं आजमगढ़ से, डिंपल यादव मैनपुरी से, अखिलेश खुद कन्नौज से, फिरोजाबाद से अक्षय यादव और आदित्य यादव बदायूं से। बदायूं एक सीट है जहां पर इस वक्त क्लोज कॉन्टेस्ट है, मगर बाकी सब सीटों पे सपा जो यादव परिवार है वो बाकी इस वक्त 5 सीटों पे लड़ रहा है। मुझे लग रहा है 4 सीट पर आगे, 1 सीट। एक और बड़ी खबर, एक और बड़ी खबर है, आपको बता दें, बड़ी खबर आपकी स्क्रीन पर दिखाई देगी। ये बहुत ही बड़ी खबर है, ये बहुत बड़ी खबर है। आप समझिए कि फैजाबाद वो सीट है जो जिसमें अयोध्या पड़ता है, और वहां से समाजवादी पार्टी अगर लीड कर रही है, तो अब इसके बाद क्या कहा जा सकता है। और जिस मुद्दे पर बीजेपी चुनाव देश का चुनाव लड़ रही थी, राम मंदिर के मुद्दे पर, और अगर वहां पर अगर फैजाबाद से इस वक्त अगर समाजवादी पार्टी आगे है, तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आपको सुन बताऊंगा मुझसे, जो आप कह रहे थे कि आगे चल रहे हैं 22,000 वोटों से आगे चल। हाँ, अक्षय यादव, मैंने कहा कि सारे लोग उनके जो यादव परिवार के जो तमाम लोग हैं वो आगे चल रहे हैं। बदायूं की सीट है जहां पर केवल आदित्य फंसे हुए हैं। मैं जो आपको बता रहा था कि फैजाबाद जो सीट है वहां से समाजवादी पार्टी के आगे चलने का अगर एक लाइन में आप मुझसे पूछिए, इसका मतलब यह है कि फिर से मंडल जो है कमंडल पर भारी पड़ गया। यानी कहीं ना कहीं जो जातीय समीकरण इंडिया अलायंस ने उत्तर प्रदेश में बुना है जिस तरीके से, वो मुझे लग रहा है वहां पर काम कर रहा है। और इस वक्त वहां पर उन्होंने दलित को कैंडिडेट उतारा था फैजाबाद में, समाजवादी पार्टी ने। ये एक जनरल कॉन्स्टिट्यूएंसी में, अयोध्या की जो सीट है फैजाबाद एक जनरल कॉन्स्टिट्यूएंसी है, वहां पर एक दलित को उतारा था और एक नया एक्सपेरिमेंट किया था। मुझे लग रहा है वो काम कर रहा है वहां पर। यानी जातीय गोलबंदी हो गई है, धार्मिक गोलबंदी की जगह जातीय गोलबंदी हो गई है। अयोध्या की जो सीट है फैजाबाद, वहां से इस वक्त समाजवादी पार्टी आगे चल रही है। बहुत बड़ी खबर के लिए खुशखबरी है, फिलहाल वो आगे चल रहा है। कन्हैया कुमार जो है वो 34,000 वोटों से पीछे चल रहा है। ये एक अपने आप में एक और दिलचस्प मुकाबला। जी, दिल्ली के बारे में मैं देख रहा था। दिल्ली में एकमात्र जो सीट फंसी हुई है वो चांदनी चौक की है। चांदनी चौक में सबसे क्लोज कॉन्टेस्ट है। एक सीट है जहां आगे पीछे चल रहा है। हाँ, तो जब हमारी आपकी बातचीत हुई थी, मैंने आपको कहा था कि दिल्ली की जो सबसे क्लोज सीट होगी उनमें से एक चांदनी चौक होगी। तो चांदनी चौक एकमात्र सीट है, 7 सीट जहां पर इस वक्त कांग्रेस इंडिया अलायंस कॉन्टेस्ट में। बाकी 6 सीटों पे बीजेपी को मुझे लग रहा है कंफर्टेबल
इस वक्त पोजीशन में है बीजेपी। एक सीट दिल्ली में फंस रही है इंडिया अलायंस की, बीजेपी की, वो चांदनी चौक है। बिल्कुल, जो लगातार पल पल की अपडेट इंडिया वॉइस आप तक पहुंचा रहा है, ये आप टैली देख सकते हैं, कौन आगे कौन पीछे। इंडिया गठबंधन इस वक्त दिखाई दे रहा है कि उम्मीद के मुताबिक जो एग्जिट पोल आए थे उन सब आंकड़ों को खारिज करते हुए, दरकिनार करते हुए स्थिति यह दिखाई दे रही है कि इंडिया गठबंधन इस वक्त लगभग 229 सीट लाता हुआ दिखाई दे रहा है। अन्य के खाते में 23 सीटें आती हुई दिखाई दे रही है, जबकि एनडीए जो अपना आंकड़ा उन्होंने फिक्स किया था आपकी बात 400 पार, 290 के इर्द गिर्द आता हुआ आंकड़ा दिखाई दे रहा है। यह अभी रुझान है, एक बार फिर से आपको तस्वीर बता दें, यह अभी सिर्फ रुझान है, आंकड़े अभी पूरी तरह से आए नहीं है, अभी सिर्फ रुझान है। लेकिन रुझान के मुताबिक स्थिति यही दिखाई दे रही है कि एनडीए इस वक्त 290 के आसपास अटकता हुआ दिखाई दे रहा है। इंडिया गठबंधन 229 से 230 सीटें और कई जगह आंकड़ा 30 से 230 से भी पार कर चुका है, यानी कि अब यह आंकड़ा बता रहा है कि बीजेपी के लिए यह बहुत बड़ा नुकसान है। एक दिलचस्प पैनल इस वक्त हमारे साथ जुड़ा हुआ है लगातार, आपकी स्क्रीन पर जो बड़े आंकड़े आ रहे हैं वो भी एक बार फिर से हम आपको बता दें। हेलीकॉप्टर आपको दिखा रहा है कि आखिरकार कौन कहां कैसे आगे और पीछे है। फिरोजाबाद से अक्षय यादव इस वक्त आगे चल रहे हैं, 22,000 वोटों से इस वक्त आगे चल रहे हैं। और बड़ी खबर इस वक्त सियासत की पिच से यह भी आ रही है कि जो यादव परिवार है समाजवादी पार्टी का, वो सभी सीटों पर 5 सीटों पर आगे चल रहा है। तो बड़ी खबर इस वक्त। लेकिन एक और खास मेहमान हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं, सुबह से नॉनस्टॉप तमाम मंत्री हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा बन रहे हैं, बड़े दिन का हिस्सा बन रहे हैं। सीधा रुख करेंगे उत्तराखंड। इस वक्त हमारे सहयोगी अभय कैंतुरा जो सुबह से नॉनस्टॉप तमाम मंत्रियों से आपकी बातचीत करवा चुके हैं। प्रेमचंद अग्रवाल बड़ा चेहरा है बीजेपी का, सीधा रुख करें प्रेमचंद अग्रवाल जी के पास। अभय, ओवर टू यू। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि उत्तराखंड की 5 सीटों के रुझान अब स्पष्ट रूप से यहाँ पर देखने को मिल रहा है। उत्तराखंड की 5 सीटों पर बीजेपी लीड करती हुई नजर आ रही है। सबसे बड़ी लीड नैनीताल लोकसभा सीट पर है। बीजेपी के जो प्रत्याशी थे यहाँ पर केंद्रीय मंत्री अजय भट्ट जी, वो यहाँ पर सबसे ज्यादा लीड लेकर चल रहे हैं, लगभग 1.5 लाख की लीड उनके पास में है। लेकिन जो हॉट सीट आप कह सकते हैं कि हरिद्वार और पौड़ी गढ़वाल, जो हॉट सीट पूरे उत्तराखंड की थी और पूरे देश भर की निगाहें सीटों पर थी, वहां पर भी बीजेपी अब अच्छी खासी लीड लेती हुई नजर आ रही है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल जी, तो बातचीत करते हैं। सर, लगातार आप लोग बातचीत कर रहे थे, जनता के बीच जा रहे थे, 400 पार का नारा आप लोगों ने दिया था। उत्तराखंड में 5 सीटों को आप लोग जीत के दावे कर रहे थे, एग्जिट पोल भी दिखा रहा था। अब जो रुझान आ रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, सबसे पहले मैं उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में यदि बात करूं तो 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतने की स्थिति में है। और अभी तक जो रुझान या जो भी अभी तक जितने राउंड की गिनती हुई है, तो अब आप देखिए, जैसे आपने कहा कि हमारे अजय भट्ट जी 1.5 लाख वोटों से आगे हैं, हमारे माननीय त्रिवेंद्र जी यहाँ लगभग 30,000 से वोटों से आगे हैं, महारानी साहिबा आगे हैं, अजय टमटा आगे हैं, और माननीय हमारे अनिल बलूनी साहब बहुत अच्छे वोटों से आगे चल रहे हैं। और अभी तो ये आगे के परिणाम जब तक आएंगे, यानी कि मतगणना जारी है, जब अंतिम परिणाम आएंगे तो ये मार्जिन बहुत बढ़ेगा। और ये 5 सीटें हम लोग बहुत अच्छी स्थिति में हैं और जीत भी रहे हैं। मैं इसके लिए अपने सम्मानित जनता का बहुत धन्यवाद कर रहा हूँ। मैं अपने जो प्रत्याशी हैं, वो होने वाले सांसद कहेंगे, उनको मैं बहुत बधाई दे रहा हूँ। और निश्चित रूप से जिस प्रकार से माननीय मोदी जी ने 10 साल हमारे उत्तराखंड के लिए काम किया, हमारे लिए हमें उत्तराखंड वासियों का आशीर्वाद दिया, अनेकों योजनाएं वहाँ दी हैं, और धामी साहब जिस प्रकार से काम कर रहे हैं, मैं कह सकता हूं कि हम बहुत बड़े अंतर से ये 500 सीटें जीत रहे हैं। हर सीट पर 5 लाख आपने बात कही थी कि 5 लाख से ज्यादा मजदूरों से हम जीतेंगे, लक्ष्य भी निर्धारित करा था, मेहनत भी आप लोगों ने की। क्या लगता है वो लक्ष्य प्राप्त होगा? देखिए, जिस प्रकार से वोटिंग पड़ी है उसमें हम लोग पहले तो आश्वस्त थे वोटिंग अच्छी होगी तो हम 5 लाख से जीतेंगे, लेकिन आप देखिए कि वोटिंग परसेंटेज कम रहा। अब ऐसी स्थिति में वोटिंग परसेंटेज कम होगा तो 5 लाख को अचीव करना थोड़ा सा मुश्किल हुआ। हाँ, ये हम कह रहे थे कि यदि हमारा 70-80% यदि वोटिंग हो जाता तो 100% हम 5 लाख क्रॉस करते, लेकिन अभी भी देखिए आप मार्जिन हम अच्छी स्थिति में आ रहे हैं। और मैंने कहा ना, अंतिम परिणाम तक ये 5 सीटें बहुत अच्छे मार्जिन से हम लोग जीतने वाले हैं।
अभी तो बहुत राउंड बाकी है। और यहाँ की जनता का ट्रेंड भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में। आप देखिए ना, पहले जो उत्तराखंड के सरकारों के बारे में कहा जाता था कि एक बार कांग्रेस, एक बार भारतीय जनता पार्टी, एक बार कांग्रेस, एक बार भारतीय जनता पार्टी, लेकिन 2022 के चुनाव में ट्रेंड को भी जनता ने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जनादेश दिया, यानी उस ट्रेंड को भी खत्म किया। और मैं कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के ऊपर, हमारे माननीय मोदी जी के ऊपर हमारी यहाँ की जनता बहुत अच्छी तरह से विश्वास करती है। आने वाले टाइम पे यानी शाम तक बहुत अच्छा परिणाम आपको देखने को। अब जरा मंत्री जी से बात करिए इस बात को लेकर कि भाई जो इंडिया वॉइस टैली दिखा रहा है उसके मुताबिक 290 सीटों पर स्थिति अटकी हुई दिखाई दे रही है। 290 सीटें एनडीए की दिखाई दे रही है अभी तक रुझानों में, यानी एक बहुत बड़ा जो संदेश छिपा है इसके पीछे। आंकड़ा 400 पार का लक्ष्य दिया था, लेकिन हमारी जो इंडिया वॉइस की टैली दिखा रही है वो 290 के आसपास अटका हुई है। सर, आप लोगों ने फुल मेजोरिटी की बात करी थी, लेकिन अभी तक के जो रुझान है उन रुझानों में अभी एनडीए जो गठबंधन है वो 300 के करीब है। क्या लगता है वो चीजें अचीव हो पाएगी या अभी जो बचे इंडी जो गठबंधन था वो हावी हो रहा है? नहीं, मैंने बहुत स्पष्ट तौर पे कहा कि अभी मतगणना शुरुआती तौर पे है। दोपहर बाद तक जब तक अंतिम परिणाम आएंगे ये जो आंकड़ा बहुत बढ़ेगा। और ये तो तय है, निश्चित है कि तीसरी बार फिर माननीय मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। और यदि अभी का भी रुझान देखें तो बहुत डिफरेंस है। सरकार तो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में यानी माननीय मोदी जी के नेतृत्व में बनने जा रही है, क्योंकि जनता फिर चाहती है कि देश का विकास हो, देश का मान सम्मान पूरे विश्व में बढ़े। और जिस प्रकार से 10 साल माननीय मोदी जी ने गरीब कल्याण के लिए, सुशासन के लिए, लोगों के लिए काम किया, तो जनता उसी अनुरूप फिर से भारतीय जनता पार्टी यानी मोदी जी की फिर से भारतीय जनता पार्टी को मौका देगी। मोदी फिर से हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री होंगे, ये बिल्कुल तय है। उम्मीद थी 400 पार की आप लोगों को, क्या होगा या उसी पे जो अभी तक के रुझान है वो लगता है कि वो चीजें नहीं अचीव हो पाएंगी 400 पार का? देखिए, अब तो मैं ये कह सकता हूं कि जो अपेक्षाएं हमने की थी, जैसे आपने कहा 400 पार, हमने अपेक्षा की थी, लेकिन अपेक्षा के अनुसार यदि परिणाम नहीं आए, लेकिन ये तो निश्चित है ना कि सरकार तो भारतीय जनता पार्टी की बन रही है, माननीय मोदी देश के प्रधानमंत्री बन रहे हैं। नेहरू जी की जो उस समय उन्होंने लगातार 3 बार प्रधानमंत्री का जो उन्होंने एक रिकॉर्ड बनाया था, उस रिकॉर्ड की बराबरी तो कम से कम हम लोग कर रहे हैं। और ये पहली बार है, देखिए, किसी भी सरकार का तीसरी बार आना और एंटी इनकम्बेंसी बिल्कुल ना होना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। 303 यदि भारतीय जनता पार्टी ने लास्ट टाइम ली थी और ये भी उतना ही आंकड़ा हमारा बन भी जाता है, तो ये मान के चलिए कि भारतीय जनता पार्टी पे जनता भरोसा कर। अबे एक बात और, एक सवाल और जी से पूछेगा कि ये आरएसएस की पृष्ठभूमि से आते हैं और आरएसएस की पृष्ठभूमि से आने वाले मंत्रियों में से एक मंत्री माने जाते हैं प्रेमचंद अग्रवाल जी, और विपक्ष ने यह नैरेटिव सेट किया है कि आरएसएस ने इस बार उस तर्ज पर काम नहीं किया बीजेपी के साथ मिलकर, यह नैरेटिव सेट करने की कोशिश की। और क्या यह नैरेटिव काम किया विपक्ष का? क्योंकि आरएसएस के चेहरे हैं प्रेमचंद अग्रवाल जी, पूछिए एक बार। सर, आप संघ की पृष्ठभूमि से आते हैं और संघ का जो काम कर रहा है उन चीजों को भली भांति आप जानते हैं। इस बार संघ की उस काम को लेकर इस चुनाव में खासे सवाल उठे कि उन्होंने उस तरह से काम नहीं कराया। क्या लगता है विपक्ष ने उसका फायदा उठाया? नहीं, देखिए, संघ एक अलग संगठन है और भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक संगठन है। तो राजनीतिक जो ये फील्ड थी, क्षेत्र था, उसमें भारतीय जनता पार्टी तमाम कार्यकर्ताओं ने काम किया है। संघ का आशीर्वाद हमेशा हमारे भारतीय जनता पार्टी को राष्ट्रवादी होने के नाते हमें मिलता है। और ये बात ठीक है कि हम लोग राष्ट्रवादी हैं तो संघ भी राष्ट्रवादी विचारधारा का है तो हमें आशीर्वाद देता है। लेकिन ये तय है कि राजनीतिक क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी काम करती है। हमने काम किया, हमें परिणाम मिल रहा है, अच्छा परिणाम मिल रहा है। और ये बात जैसे मैंने कहा कि तीसरी बार माननीय मोदी प्रधानमंत्री बन रहे हैं, ये अपने आप में बड़ी बात है। देखिए, आप ये बात तो मान के चलिए, जिस प्रकार से भ्रामक प्रचार इंडी गठबंधन द्वारा किया गया और बार बार एक ही बात कहा कि यदि 400 पार हो गई या इस प्रकार का आंकड़ा भारतीय जनता पार्टी एनडीए ने छू लिया तो देश में संविधान बदल देंगे, जातिवादी आरक्षण को खत्म कर देंगे और इस प्रकार का जो इन्होंने पूरा वायुमंडल बनाया, आखिर हो सकता है उसमें थोड़ा बहुत फर्क पड़ा हो। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि हम लोग नेहरू जी का वो जो रिकॉर्ड है तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने का, और माननीय मोदी लगातार जो मार्जिन भी बढ़ रहा है, जो सीटें बढ़ रही हैं, उस ट्रेंड को देखें तो फिर से हम लोग अपने आप में आश्वस्त भी हैं
कि तीसरी बार माननीय प्रधानमंत्री हमारे आदरणीय मोदी साहब बन रहे हैं और उस रिकॉर्ड को भी तोड़ रहे हैं। और पूरे देश के अंदर आज वही स्थिति फिर आने वाली है कि देश का मान सम्मान विश्व में माननीय मोदी जी रहते हैं। और 2047 तक हम चाहते हैं कि विकसित भारत बने, उस ओर हमारा भारत बढ़ेगा और माननीय प्रधानमंत्री फिर हमारे आदरणीय मोदी साहब बनेंगे, ये हम पूरे भरोसे के साथ कह सकते हैं। सब सवाल टूट गया था। पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश, वहां पर बिल्कुल कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है और ये कहते हैं कि दिल्ली की सियासत उत्तर प्रदेश होकर गुजरती है और आप लोगों को उम्मीद थी कि जो पिछला रिकॉर्ड था या जो पिछली जो सीटें प्राप्त हुई इस बार हुई, लेकिन ऐसा लग नहीं पा रहा है इस बार। नहीं, कुछ परिणाम अभी अपेक्षाकृत तो दिखाई नहीं दे रहे हैं, लेकिन अंतिम परिणाम आने तक हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि हम लोग और अच्छी स्थिति में होंगे, बहुत अच्छी स्थिति में होंगे। लेकिन जिस प्रकार से मैंने कहा ना, इंडी गठबंधन ने भ्रामक प्रचार किया, जातिवादी राजनीति का उन्होंने पूरा तुष्टीकरण, जातिवाद, भ्रष्टाचार, ये सारा जो उनका खेल खेला गया, चारों तरफ से इन्होंने एक वातावरण बनाने का काम किया। हो सकता है उनको उसमें कुछ सफलता हासिल हुई हो, लेकिन अब तो बता फिर भी मैं कह सकता हूं कि शाम तक अंतिम परिणाम आने तक, जब ये अंतिम परिणाम आएंगे तो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन बहुत अच्छी स्थिति में होगा। कार्यकर्ताओं को क्या कुछ कहेंगे सर? जश्न कब तक मनाए, क्या कुछ तैयारी? नहीं, जश्न मनाने के लिए आज कार्यकर्ता बिल्कुल सड़कों पे उतरेंगे, क्योंकि हमारे लिए तो बहुत बड़ी खुशी का दिन है। और आप देखिए ना, मैं आपको एक छोटी सी बात कह रहा हूँ, 1984 2 सीटें भारतीय जनता पार्टी की थी, हम लोग उससे तो दौड़ के, और तब भी हम लोग हतोत्साहित नहीं हुए थे। और आज लगातार तीसरी बार हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी के नेतृत्व में फिर से तीसरी बार सरकार बन रही है, तो हम उत्साह के साथ तो है ना, खुशियां तो मनाएंगे ना, हमें एक खुशियां मनाएंगे। और आने वाला परिणाम जो और अच्छा होगा तो ये खुशियां जल्दी से एक सवाल मंत्री जी से और पूछ लीजिए। जो है संतोष देगी। राम मंदिर वाला फैक्टर था, पूरी जनता को बधाई दे रहा हूँ, पूरी जनता का धन्यवाद दे रहा हूँ, माननीय मोदी जी को बधाई दे रहा हूँ, अपने जितने भी नेतागण हैं उनको मैं बहुत आभार व्यक्त कर रहा हूँ। और पूरे देश की जनता ने जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, जिस प्रकार से मैं महसूस कर रहा हूं जनादेश दे रही है, उनको मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं। और फिर कह सकता हूं कि देश का यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी ही होगा। अब एक बार पूछिए, राम मंदिर वाला फैक्टर क्यों नहीं चल पाया इस तरह से ग्राउंड जीरो पर? राम मंदिर वाला फैक्टर क्यों नहीं काम कर पाए? क्योंकि आप लोगों का तब से ये नारा था, जब से आपने राम मंदिर को लेकर, उस बार काम नहीं कर पाए, पूरे देश में वो चीजें नहीं। राम मंदिर कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं था, ये हम लोग गलतफहमी में है कि ये राजनीतिक मुद्दा था, इसके कारण हमें वोट मिलेंगे। हमने इसको आधार नहीं बना था वोटों का, हमने आधार बनाया अपने विकास का, हमने आधार बनाया था जो हमने काम किया, हमने आधार बनाया था जो 2047 तक भारत विकसित राष्ट्र की श्रेणी में आएगा। हमने आधार बनाया था जो देश का मान सम्मान पूरे विश्व में माननीय मोदी जी ने पहुंचाया है। और जिस प्रकार से भ्रष्टाचार पे नकेल कसी है, जिस प्रकार से गुंडागर्दी खत्म हुई है, जिस प्रकार से कानून व्यवस्था अच्छी स्थिति में आई है, तो ये हमने आधार बनाया था। राम मंदिर आधार नहीं, राम मंदिर तो हमारे आस्था का केंद्र, आज भी हमारा आस्था केंद्र है। भगवान श्री राम का आशीर्वाद हमें मिले, हमारे देशवासियों को मिले, और हमारा देश जो है 2047 तक अपना विकसित राष्ट्र बने, ये हम अभी भी भगवान श्री राम के चरणों में प्रार्थना कर रहे हैं। लेकिन फिर वजह क्या रहेगा? ये जो आंकड़ा है, और जो आंकड़ा बन गया हमारी मैं तो श्री राम कार्य सेवा समिति का, आप जानते हैं, देहरादून का जिला संयोजक रहा हूं। हमने रामशिला पूजन का दौर रहा हो, चाहे हमें राम ज्योति जन जन तक पहुंचाने की बात रही, हम लोगों ने काम किया उस समय। कैसे चुनाव में वो सब चीजें लोगों को पसंद नहीं आई इस बार राम मंदिर वाला? नहीं, हमने कहा मुद्दा था ही नहीं। ये तो हम लोग बड़े हम लोग बहुत खुश नसीब है कि हमारे आंखों के सामने राम मंदिर बना। जो कल्पना हमने की थी वो हमारे सामने बना। 500 वर्षों तक जिस एक जाति एक धर्म ने एक संघर्ष किया, अनेकों लोग कालकल्पित हो गए, और उसके बाद भी हम कल्पना नहीं कर रहे थे राम मंदिर बनेगा। हमने तो कहा रामललाम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, सौगंध राम की खाते हैं, मंदिर वहीं बनाएंगे, लेकिन कल्पना नहीं की थी राम मंदिर बनेगा। लेकिन भगवान श्री राम का मंदिर बना, हम बहुत संतुष्ट हैं। तो ये आपकी बात कितने पार नहीं होती, आंकड़ों को देखकर जो इंडिया दिखा रहा है, केंद्र के रूप में आज भी भगवान श्री राम को प्रणाम करते हैं, उनकी कृपा से देश आगे बढ़े, ये हम अपेक्षा करते हैं। सर, एक अंतिम सवाल, क्या लगता है सर, अब जो चीजें दिख रही हैं, जो रुझान आ रहे हैं, कि 400 पार होगा या नहीं? देखिए, अभी अंतिम परिणाम आने तक हम उम्मीद कर रहे हैं कि जिस प्रकार से हमारी जो स्थिति अभी मैं महसूस कर रहा हूं, शाम तक यानी कि अंतिम परिणाम आने तक मैं एक ही बात कर सकता हूं कि हमारे राहुल गांधी आगे चल रहे हैं, मंत्री आदरणीय जी होंगे। एक कमेंट ले लीजिए, राहुल गांधी आगे चल रहे हैं रायबरेली से। राहुल गांधी जी अभी रायबरेली से आगे चल रहे हैं, जबकि आप लोग मान रहे थे कि इस बार फिर वापस जाएगी तो उनका जो बुरा रिश्ता बन जाएगा। क्या लगता है?
अभी अंतिम परिणाम आने दीजिए, शाम तक स्मृति ईरानी पीछे चल रही है। परिवर्तन हो। स्मृति और मैं तो ईरानी अभी भी फिर उम्मीद कर रहा हूँ कि पीछे चल रही है, अरे पूछिए। हम और अच्छा करने का, हमारी जनता ने जो आशीर्वाद हमें दिया है, जो अपेक्षाएं हमारी है, उस उम्मीद पर हम आगे बढ़ेंगे। सर, स्मृति ईरानी काफी फाइब्रेंट नेता थी, पिछली बार राहुल गांधी को रहा, लेकिन इस बार जब अमेठी से चुनाव लड़े तो विपरीत परिस्थितियां उनके अगेंस्ट चल रही है। नहीं, अभी तो मैंने कहा ना, अंतिम परिणाम आने तक हम उम्मीद कर रहे हैं कि हम लोग उस सीट को भी जीतेंगे। देखिए, सभी को उम्मीद है कि जो अंतिम जब परिणाम आएंगे तो बीजेपी को यही उम्मीद है कि वो उनके पक्ष में होंगे, और जो उम्मीद उन्होंने लगाई है, यानी सरकार तो बनेगी, लेकिन जो लक्ष्य निर्धारित करा उस लक्ष्य के करीब जल्दी से एक अपडेट दीजिए, उत्तराखंड में किसी सीट पर फाइट दिखाई दे रही है या एक तरफा स्थिति दिखाई दे रही है? ठीक है, और अभी तक उत्तराखंड की 5 सीटों की अगर हम बात करते हैं तो जो सबसे ज्यादा मार्जिन है वो नैनीताल सीट पर बीजेपी यहां पर लेती हुई नजर आ रही है। हरिद्वार सीट पर भी 30,000 से ज्यादा की लीड बीजेपी की तरफ से अब तक यहां पर हो चुकी है। पौड़ी सीट पर आप कह सकते हैं कि जो सबसे ज्यादा हॉट सीट थी उसमें 44,000 से ज्यादा की लीड बीजेपी अब तक यहां पर ले चुकी है। इसी प्रकार से नैनीताल अल्मोड़ा की जो सीट है वहां पर 60,000 से ज्यादा की लीड है, और टिहरी की जो सीट है वहां पर भी 30,000 से ज्यादा बीजेपी की लीड अब तक यहां पर नजर आ रही है। तो ये समझा जा सकता है कि 5 सीटों पर बीजेपी का जो कमल है वो खिलता हुआ नजर आ रहा है, और उत्तराखंड की 5 सीटें फिर बीजेपी की झोली में जाती हुई दिख रही है। जी, ये 5 सीटों का अगर हम जिक्र करें तो पौड़ी सबसे हॉट सीट में से एक सीट थी, तो वहां जो अपडेट दिखाई दे रहा है, यानी कि आराम से अनिल बलूनी चुनाव जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो बिल्कुल इसे बीजेपी के कार्यकर्ताओं की मेहनत का ही परिणाम कह सकते हैं कि जिस हॉट सीट को पूरी दुनिया यहाँ पर देख रही थी, खासतौर पर भारत के सभी राज्यों की निगाहें उस पौड़ी सीट पर टिकी हुई थी, उस पौड़ी सीट पर भी बीजेपी प्रत्याशी इस समय सबसे ज्यादा लीड है, कह सकते हैं कि 44,000 से ज्यादा की लीड उनके पास है। लेकिन अगर पूरे उत्तराखंड की 5 सीटों पर देखें तो जो समीकरण कांग्रेस मान के चल रही थी कि अब की बात परिवर्तन होगा, वो परिवर्तन देखने को नहीं मिला। टिहरी सीट पर तो आप ये कह सकते हैं कि जो कांग्रेस के प्रत्याशी तीसरे नंबर पर इस समय यहाँ पर अपना चुनाव लड़ते नजर आ रहे हैं। तो ये वो आंकड़ा है जो बीजेपी के पक्ष में है, लेकिन विपक्षी दलों के लिए अब भी उत्तराखंड से एक छोटा सा अपडेट, ये हरीश रावत के सपुत्र, उनका क्या स्थिति है इस वक्त हरिद्वार में? जी बिल्कुल, हरिद्वार की जो सीट है, इस समय हरिद्वार की सीट पर बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत, वो यहाँ पर लीड लेके चल रहे हैं। लगभग 32,000 के करीब उनकी लीड यहाँ पर हो चुकी है, और जो कांग्रेस के जो प्रत्याशी वो उनसे पीछे यहाँ पर चल रहे हैं। तो कह सकते हैं कि दोनों सीट, चाहे पौड़ी हो या हरिद्वार हो, दोनों सीट बीजेपी के पास इस समय जाती हुई दिख रही है। जी, अब आपके लिए भी